हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं जो बोर्ड के तरफ से आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर ज्योग्राफी का जारी किया गया था 2025 एग्जाम के लिए। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि ज्योग्राफी के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये देख सकते हैं वही प्रश्न है जो ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया हुआ था। ये देख सकते हैं, ये आपसे 20 प्रश्न पूछा गया और इस 20 में से चूज करके आपको एग्जाम में कोई भी 10 प्रश्न का उत्तर ही केवल देना है। याद रखना है, एग्जाम में भी आपसे जैसे मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही आपसे एग्जाम में भी 20 प्रश्न पूछा जाएगा और इस 20 में से चूज करके आप लोगों को केवल और केवल 10 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। और हर एक प्रश्न जो है ये 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न ज्योग्राफी में आपसे पूछे जाएंगे। और ये देख सकते हैं वही प्रश्न है जो ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन के आंसर से शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका ऑफिशियल मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल क्या होता है? तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव गतिविधियों, उनकी संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आखिर मानव भूगोल जो हम पढ़ते हैं, इस मानव भूगोल में हमें क्या पढ़ाया जाता है? मानव भूगोल में क्या होता है? तो मानव भूगोल भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी की वह शाखा है जो मानव की गतिविधियां, मानव की जो गतिविधि होती है, उनकी संस्कृति कैसी होती है, उनकी आर्थिक गतिविधि क्या होती है और पर्यावरण से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल में क्या पढ़ा जाता है या फिर मानव भूगोल क्या होता है? तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा होता है जिसमें कि मानव की गतिविधियों, उनकी सांस्कृतिक, उनकी आर्थिक गतिविधियां और पर्यावरण के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। समझ गए? तो यही होता है मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखे। जनसंख्या परिवर्तन जो आखिर होता रहता है, इस जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? यानी कि अगर हम देखते हैं कि इस जगह पर थोड़ा आज अगर 100 लोग थे तो आज 50 हो गए या फिर 150 हो गए, तो ये ऐसा क्यों होता है? जनसंख्या परिवर्तन का 2 कारण क्या होता है, प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 2 प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास। यानी कि प्राकृतिक वृद्धि में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर में जनसंख्या में वृद्धि। अब क्या होता है, जैसे हम देख लिए कि किसी गाँव की जनसंख्या अभी 200 है और उस वहां पर क्या हो जाएगा, 50 अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो क्या हो जाता है, 250 हो जाता है। या फिर ऐसा हो जाए कि 20 लोग मर जाएं तो हो जाएंगे 180 और फिर 40 बच्चे का जन्म हो जाए तो हो जाएंगे 220। तो यही इसी सब के कारण क्या होता है, तो जनसंख्या परिवर्तन होता है। यानी कि प्राकृतिक वृद्धि दर जिसमें कि जन्म और मृत्यु दर के अंतर से संख्या में वृद्धि हो जाती है। और प्रवास, प्रवास मतलब एक जगह से जो दूसरे जगह जाते हैं। अगर कभी देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि मुंबई की आज मान लेते हैं पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख है और अगर हो सकता है मुंबई की जो पॉपुलेशन है कल 12 लाख हो जाए। तो ऐसा क्यों होगा? कल नहीं, 1 साल के अंदर में 12 लाख हो जाए तो क्यों होगा? तो प्रवास करेंगे, कुछ लोग वहां पर और रहने के लिए चले जाएंगे। तो लोगों का स्थानांतरण जैसे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, तो ये सब क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक हैं। समझ गए? बस 2 आपको पॉइंट इसमें याद रखना है, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक, तो प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास। और इसके आगे की बात तो आप लोग खुद से बना करके एग्जाम में लिख ही दीजिएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग अनुपात जो होता है इसको मापा कैसे जाता है? लिंग अनुपात को, तो लिंग अनुपात के मापने का तरीका है लिंग अनुपात और उसमें आपको माइनस कर देना। लिंग कितना जो होता है, जैसे पुरुष और महिला, उसमें आपको माइनस कर देना होता है उसके अनुपात से, जैसे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है कुल महिला जनसंख्या भागा कुल पुरुष जनसंख्या इंटू 8000। यानी कि ये इसका सूत्र होता है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में तो और भी कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाए तो केवल आपको इतना ही याद रखना है कि लिंग अनुपात के मापने का तरीका क्या होता है। तो ये होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है ये पहले देख लिया जाता है और इसका सूत्र होता है यानी फॉर्मूला होता है कुल महिला जनसंख्या और उस भागा कर देते हैं कुल पुरुष जनसंख्या से और इंटू में लगा देते हैं 1000। समझ गए? तो ये होता है सूत्र किस चीज को मापने का, तो लिंग अनुपात को मापने का। समझ गए? बस इतना ही लिखना है आपसे अगर एग्जाम में लघु उत्तरीय में ये प्रश्न पूछ ले तो। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मानव विकास सूचांक से अब क्या समझते हैं? मानव विकास सूचांक जिसे कि इंग्लिश में HDI कहता है। सिंपल क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि HDI से अब क्या समझते हैं? HDI का ही पूरा नाम है मानव विकास सूचांक। तो मानव विकास सूचांक जो है यानी कि HDI जो है एक सांख्यिकीय माप है जो किसी देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय को मापकर मानव विकास को स्थिति को दर्शाता है।
अब मान लेते हैं हम हमारा HDI में हमारे भारत का स्थान किसी नंबर पर भी हो, 10, 15, 20, 50 या एक कुछ किसी भी नंबर हो सकता है। तो ये मापा कैसे जाएगा, या फिर जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका होगा, हर एक देश का एक मानव विकास सूचांक मापा जाता है। हर एक देश का, जितने भी देश है ना, 200 देश, सभी देशों का मानव विकास सूचांक मापा जाता है। तो ये मापा कैसे जाएगा, तो इसमें देखा जाता है कि जैसे हमारे देश की बात करें, इसमें जीवन प्रत्याशा कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है भारत में, और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है कैसा है, और इस सब को माप करके, इस सब को मिला करके HDI जो होता है वो सूचांक अपना जारी करता है। जैसे उसमें हम मान लेते हैं कि हमारा सूचांक नंबर हो गया हमारे भारत का 10, हमारे सूचांक नंबर हो गया भारत का 20 या 50, कुछ भी हो सकता है, या पाकिस्तान का भी हो गया 100, 200 या कुछ भी किसी भी देश का हुआ। तो नंबर होता है जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसको मिला, वैसे ही इसमें मिलता है कि मानव विकास सूचांक में भारत की ये स्थान है, मानव विकास सूचांक में अमेरिका का ये स्थान है, मानव विकास सूचांक में फिनलैंड का ये स्थान है। इस तरह से हर एक देशों का अपना एक स्थान होता है मानव विकास सूचांक में, और ये हर एक साल होता है। और इसमें देखा जाता है कि उस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय कैसा है, इस सब को मिला करके मानव विकास सूचांक को बताया जाता है, मानव विकास सूचांक की स्थिति को दर्शाया जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है, इसके 4 प्रमुख फसल का नाम बताना है। तो गेहूं, मक्का, चावल और जौ, बस 4 फसल, गेहूं, मक्का, चावल और जौ जो है ये विस्तृत अनाज कृषि के अंतर्गत आते हैं। 4 फसल का नाम बताना था विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की, तो ये है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के उगाए जाने वाली 4 प्रमुख फसल है, गेहूं, मक्का, चावल और जौ। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन का PDF है वो नहीं लिए तो आप लोग भी ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो ये PDF ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप लोग भी जो बच्चे अभी तक नहीं लिए वो चाहते हैं एक ऐसा नोट्स हमें मिल जाता है ज्योग्राफी का, जिसमें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारा का सारा एक ही साथ हमें मिल जाता, हम उसको पढ़ लेते और अच्छे नंबर ले आते। तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। इसमें जो आपको क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर इतना आप लोग कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसके 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी PDF से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव में भी चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, जैसे कि अभी मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो सारा का सारा प्रश्न मैंने ये जो PDF है, ये PDF में पहले से ही दे रखा हूँ। जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन अभी आपसे मॉडल पेपर में पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सारा का सारा प्रश्न आपको पहले से दे चुके हैं। ये जो गेस क्वेश्चन का PDF है इसमें। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सारा का सारा प्रश्न आपको ये जो PDF है इसी में से देखने को मिल जाएगा। और इस PDF का जो प्राइस है कोई बड़ी प्राइस नहीं है, कोई बड़ी इसकी राशि नहीं है, केवल और केवल 20 रुपये। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपये आपको पे कर देना। और इसी नंबर से आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप पर आप लोग जैसे ये 20 रुपये पे कीजिएगा, इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज देना। समझ गए। इसी नंबर पर आपको पे करना है 20 रुपये, और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट पे करके भेज देना। और एक मैसेज भी कर देना। मैसेज क्या है कि सिर्फ ज्योग्राफी आपको बस लिख देना है, जिससे पता चल जाएगा कि आपको ज्योग्राफी का PDF चाहिए। समझ गए। और आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। इस PDF को लेकर के आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। समझ गए। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं ना, इसमें जितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और PYQ भी आपको इसमें मिल रहा है। पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी पूछे गए पिछले 11 साल में, वो आंसर के साथ आप लोगों को एक ही PDF मिल जाएगा। समझ गए। और इसमें जितना प्रश्न है इसको आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ये PDF को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए तो जल्दी से ले लीजिएगा। केवल और केवल इसका प्राइस है 20 रुपीज़। समझ गए। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। कच्चा माल के आधार पर आपको उद्योग जो होते हैं उसको बांटना है, वर्गीकृत करना है यानी कि बांटना है। तो कच्चा माल के आधार पर पहला तो हो गया, कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों के 3 वर्गों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला होता है कृषि उद्योग, दूसरा होता है खनिज उद्योग और तीसरा होता है वन आधारित उद्योग। अब कृषि उद्योग में क्या आता है, तो हमारा आता है कपास और चीनी। खनिज आधारित उद्योग में क्या आता है, तो लोहा आता है, इस्पात आता है। वन आधारित उद्योग में क्या आता है, तो कागज और फर्नीचर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन था ही नहीं कुछ इसमें, कि क्वेश्चन इतना सिंपल सा है कि कच्चा माल जो होता है उसके आधार पर उद्योग को वर्गीकृत यानी कि बांट देना। किसी बच्चे को बस यही समझने में प्रॉब्लम होगा कि वर्गीकृत मतलब क्या होता है। वर्गीकृत मतलब होता है बंटवारा, यानी कि उसको बांटना है। तो 3 उद्योग आप सबको पता होगा, कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। और कृषि के अंदर आपको पता होगा कपास, चीनी आता है। खनिज के अंदर बहुत कुछ आता है, वैसे आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी, लोहा आता है, इस्पात आता है। खनिज आधारित उद्योग के अंदर अंतर्गत आता है कागज, फर्नीचर, ये सब। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कच्चे मालों के आधार पर इन तीनों उद्योग को। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। पंचम क्रियाकलाप उच्च स्तरीय निर्णय और नीति निर्माण से संबंधित है। इसके 4 उदाहरण हो सकते हैं, जैसे होता है प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप। आपको याद रखना है, एक और चीज आपको बता दें कि प्रथम क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप, इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और सब सारा प्रश्न आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में करवा रखे हैं, समझ गए। लेकिन आप कहीं से भी करें, मेरे वीडियो में देखें या आप लोग किसी पीडीएफ से पढ़े या अभी जो आपको नोट्स देंगे जो पीडीएफ रहेगा उसमें से आप पहली क्रियाकलाप और दूसरी क्रियाकलाप को पढ़े। लेकिन आपको याद रखना है ये बात कि पहली क्रियाकलाप और दूसरी क्रियाकलाप, इसी से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है पंचम क्रियाकलाप से, पहला या दूसरा से नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कि पंचम क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। तो पंचम क्रियाकलाप का 4 उदाहरण आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर पंचम क्रियाकलाप का नाम बताना है। तो सरकार, वैज्ञानिक अनुसंधान, कॉर्पोरेट का नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब क्या होता है, तो ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है ये किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, पंचम क्रियाकलाप, पहली क्रियाकलाप या फिर दूसरी क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप या चतुर्थ क्रियाकलाप। तो आपको याद रखना है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, सरकार होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, ये सभी आता है किसके अंतर्गत, तो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत। लेकिन आपको फिर पहले बता चुके हैं कि पहली क्रियाकलाप यानी कि प्रथम क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप, इसके संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव आपसे हो सकता है उतने ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा। वैसे ऊपर जो आपको पीडीएफ दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएगा प्रथम क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे इसी से संबंधित, प्रथम क्रियाकलाप से और द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 निकटवर्ती पतनों को जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या ही बताइए, क्वेश्चन पिछले 12 साल में बात करें तो 6 से 7 बार पूछा जा चुका है कि सुएज नहर किन 2 निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है किसको जोड़ती है, तो सुएज नहर जोड़ती है पोर्ट सहित भूमध्य सागर को और पोर्ट तोफिप लाल सागर को जोड़ती है, जो यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग को छोटा बनाती है। देखिए सुएज नहर जो है 2 को जोड़ती है, किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को और लाल सागर से जोड़ती है, समझ गए ना। याद रखिएगा सुएज नहर जो है किसको किससे जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच जो समुद्री मार्ग है, यूरोप के बीच और एशिया के बीच जो समुद्री मार्ग है इसको बहुत ज्यादा छोटा बनाते हैं, समझ गए। सुएज नहर यानी कि पोर्ट सहित जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बस इतना आपको याद रखना है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है, समझ गए। और ये एशिया और यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग है, समुद्र का रास्ता है, इसको छोटा बना देती है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन, जिसका कि इंग्लिश में नाम है WTO। तो WTO जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो WTO का मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, व्यापार बाधाओं को हटाना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और व्यापार विवादों का संवाद करना। देखिए व्यापार से संबंधित जितने, जैसे हमारे अंदर यहाँ कोई भी छोटा मोटा केस होता है तो हम कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। उससे थोड़ा बड़ा अगर कोई केस हो गया तो हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। और उससे भी बड़ा कोई केस हो गया तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। वैसे ही WTO जो है ना ये विश्व व्यापार संगठन है। व्यापार से रिलेटेड किसी भी देश का कोई भी मुद्दा होगा ना तो कहां पर जाएगा, तो विश्व व्यापार संगठन में जाएगा। सिंपल वे में आपको याद रखना है कि WTO क्या होता है, इसका मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो जितने भी व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ऐसा नहीं कि आपके घर का कोई मुद्दा हो गया, आपके पड़ोसी का कोई मुद्दा हो गया व्यापार से रिलेटेड तो आप चले गए विश्व व्यापार संगठन, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा होगा तो वो कहां जाएगा, तो वो जाएगा विश्व व्यापार संगठन में। तो समझ गए। और इसका काम क्या होता है, तो व्यापार को प्रोत्साहन करना यानी कि और ज्यादा व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार बाधाओं व्यापार के अंतर्गत जितने भी आने वाले बाधा होते हैं उन सभी बाधाओं को दूर करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना यानी कि सभी को समान ये देखना, सभी के साथ न्याय करना और व्यापार विवादों का संवाद करना, व्यापार से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, यही काम होता है विश्व व्यापार संगठन का। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे आस पड़ोस के कोई झगड़े होंगे वो भी विश्व व्यापार संगठन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। किसका करना है आपको, तो ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख करना है। तो ग्रामीण अधिवासों के 4 प्रमुख प्रतिरूप हैं। समकृत अधिवास जो कि घर आपस में सटे होते हैं, इसको कहा जाता है समकृत अधिवास। उसके बाद विक्षिप्त अधिवास जो कि इसमें घर जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। रेखिक अधिवास या सड़क के किनारे या नदी के किनारे ये घर होते हैं। वृत्तीय अधिवास जिसमें केंद्र में जल
का स्रोत होता है, यानी कि इसके घर के आसपास केंद्र में बीच में पानी का स्रोत होता है, उसे कहा जाता है वृत्तीय अधिवास। सिंपल सा क्वेश्चन था कि ग्रामीण अधिवास यानी कि हमारे गांव में, ग्रामीण मतलब गांव में, आप जब गांव में रहते होंगे बहुत सारे बच्चे तो देखते होंगे कि घर किस किस टाइप के बने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबका घर एक ही डिजाइन का होता है, अलग अलग गाँव में या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के घर होते हैं। तो होता है पहला घर समकृत अधिवास, जिसमें कि जो घर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सटे सटे होते हैं। विक्षिप्त अधिवास, जिसमें कि घर एकदम लंबा लंबा होता है, दूर दूर पर होता है, किसी का यहाँ तो किसी का वहाँ। रेखिक अधिवास में क्या होता है, ये सड़क के किनारे या फिर नदी के किनारे होता है, उसको कहा जाता है रेखिक अधिवास। चौथा होता है वृत्तीय अधिवास, जिसमें कि केंद्र में जल का स्रोत होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल वे में आपको याद रखना है। जितना क्वेश्चन आपको बताएं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ समझ के रखना है। यहाँ पर आपको बताई दें, ऊपर जो पीडीएफ बताएं, ये पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, जो भी बच्चे अभी तक ज्योग्राफी अगर उनका सब्जेक्ट है, और खास रूप से अगर वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है, वैसे तो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, आपके लिए फायदा कारक ही होगा। लेकिन जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे खास रूप से, और होंगे आपके कहाँ के, तो झारखंड बोर्ड के, तो वो खास रूप से आप लोगों को इस पीडीएफ के ले सकते हैं। इस पीडीएफ को खास रूप से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तैयार किया गया, समझ गए। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, केवल और केवल इसका प्राइस है 20 रुपीज़, ताकि सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ गए। अभी आपको ज्योग्राफी के कितने प्रश्न करवाएं, तो 10 प्रश्न करवाए हैं, लेकिन आपके मॉडल पेपर में टोटल 20 प्रश्न है। तो 11 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो मॉडल पेपर में ज्योग्राफी का दिया हुआ है वो आपको करवाएंगे, समझ गए। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी का और ऑब्जेक्टिव आपको पहले ही करवा चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखें जो भी बच्चे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका मॉडल पेपर जो है वो ज्योग्राफी का अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।